आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो जोड़ों के दर्द को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। मैं हमेशा इसे कैल्शियम की कमी या बस उम्र बढ़ने की एक निशानी समझता था, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी हवा यानी वात से शुरू हो रही है। नमस्कार। और ये एक ऐसी कहानी है जो ज्यादातर घरों में सुनी जाती है पर शायद ठीक से समझी नहीं जाती। हम दर्द की गोली ले लेते हैं पर उस क्यों तक नहीं पहुंचते जिसके बारे में ये स्रोत बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है। हमारे पास वात प्रबंधन और आयुर्वेदिक जोड़ों की देखभाल पर कुछ नोट्स और कुछ प्राचीन ग्रंथों के अंश भी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद में जिसे संधिगत वात कहा जाता है वो असल में है क्या, और कैसे हमारी रसोई और हमारी दिनचर्या में ही इसका समाधान छिपा है। हाँ, और हम अष्टांग हृदयम जैसे ग्रंथों के कुछ श्लोकों की भी मदद लेंगे। ये सिर्फ पुराने सूत्र नहीं है, बल्कि ये शरीर के विज्ञान को समझने की कह सकते हैं चाबियां हैं। हम देखेंगे कि वात के गुण क्या हैं और कैसे वो हमारे जोड़ों की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये सुनना ही दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि जोड़ों के दर्द के पीछे की असली वजह क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, संधिगत वात। हमारे नोट्स कहते हैं कि जब शरीर में वात दोष बढ़कर हड्डियों के जोड़ों में जमा हो जाता है तो ये समस्या होती है। सुनने में सीधा लगता है, पर वात का बढ़ना इसका असल में मतलब क्या है? क्या शरीर में हवा भर जाती है? ये एक बहुत आम सवाल है और यहीं से आयुर्वेद का नजरिया अलग हो जाता है। आयुर्वेद में वात सिर्फ हवा नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक प्रिंसिपल है जो शरीर में हर तरह की गति, मूवमेंट, नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स, इन सब को नियंत्रित करता है। और इसे समझने के लिए अष्टांग हृदयम का एक श्लोक इसकी पूरी पहचान बता देता है। तत्र रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिला। ओके, ये थोड़ा भारी लग रहा है। चलिए इसे तोड़ते हैं। इन शब्दों का क्या मतलब है? यहाँ अनिला यानी वात और इसके गुण हैं रूक्ष मतलब रूखापन, ड्राइनेस, लघु यानी हल्कापन, लाइटनेस, शीत ठंडापन, कोल्डनेस, खर खुरदरापन, रफनेस, सूक्ष्म मतलब इतना महीन कि शरीर की छोटी से छोटी जगह में घुस सके, सटलिटी, और सबसे जरूरी चल यानी चंचलता, मोबिलिटी। अच्छा, तो जब कोई वैद्य कहता है कि आपका वात बढ़ गया है तो वो असल में ये कह रहा है कि आपके शरीर में रूखापन, ठंडापन और अस्थिरता जैसे गुण बढ़ गए हैं। मजबूती, स्थिरता। और वात के गुण क्या है? रूखापन, हल्कापन, चंचलता। ये ठीक उसके विपरीत है। जब ये विपरीत गुण जोड़ों में अपना घर बना लेते हैं तो वहीं से संघर्ष शुरू होता है। ये कारण समझना तो वाकई आंखें खोलने वाला है। तो ये बात के गुण सीधे लक्षणों से कैसे जुड़ते हैं? दर्द और सूजन का इन गुणों से क्या लेना देना है? हमारे नोट्स में एक और श्लोक है जो शायद इसी पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये कनेक्शन बहुत सीधा और तार्किक है। निदान स्थान का श्लोक है, हंति संधिगतः संधिन शूलशोफौ करोति च। इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। हंति संधिगतः संधिन का मतलब है कि जब वात संधियों यानी जोड़ों में पहुंचता है तो वो उन्हें हंति यानी नष्ट करने लगता है। नष्ट करता है? ये तो सुनने में बहुत गंभीर लग रहा है। ये किस तरह का विनाश है? यह विनाश होता है जोड़ों के स्नेह का। स्नेह का शाब्दिक अर्थ तो प्रेम होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है चिकनाई, जिसे हम आधुनिक भाषा में साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेशन कहते हैं। वात का जो मुख्य गुण हमने अभी समझा, रूक्ष यानी रूखापन, वो सीधे सीधे इस चिकनाई को सोख लेता है, उसे सुखा देता है। अरे वाह! मतलब जैसे किसी मशीन के पुर्जों के बीच का तेल या ग्रीस सूख जाए तो वे आपस में रगड़ खाकर आवाज करने लगते हैं और घिसने लगते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सटीक एनालॉजी पकड़ी है। जब जोड़ों की चिकनाई खत्म होती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। वात के खर यानी खुरदुरे गुण के कारण ये रगड़ और बढ़ जाती है। इसी से जोड़ों में सूजन आती है, जिसे श्लोक में शोफ कहा गया है। अच्छा। और तेज चुभने वाला दर्द होता है, जिसे शूल कहा गया है। मतलब ये सिर्फ हड्डियों की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम के सूखने जैसा है। हमारे शरीर का आंतरिक मॉइस्चर कम हो रहा है और दर्द और सूजन कोई अलग बीमारी नहीं, बल्कि इस रूखेपन का सीधा नतीजा है। एकदम।
और जब हम कारण को इतने स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो समाधान खुद ब खुद सामने आने लगता है। अगर समस्या रूखेपन और ठंडेपन की है तो इलाज चिकनाई और गर्माहट से होगा। ऐसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब है कि समाधान हमारी रसोई में ही छिपा हो सकता है। हमारे नोट्स में खान पान यानी पथ्य और अपथ्य पर बहुत जोर दिया गया है। तो चलिए पहले पथ्य की बात करते हैं, यानी वात को शांत करने के लिए क्या खाना चाहिए। हाँ, आहार पहली दवा है। सिद्धांत सरल है, वात के गुणों के विपरीत गुण वाली चीजें खाएं। वात रूखा, ठंडा और हल्का है तो हमें ऐसी चीजें खानी है जो चिकनी, गर्म और पौष्टिक हों। नोट्स में अनाज से शुरुआत की गई है, पुराना गेहूं, साली चावल और बाजरा। पर पुराना अनाज क्यों? क्लेद पैदा कर सकता है। पुराना अनाज हल्का और सुपाच्य होता है जो वात की पाचन अग्नि को और मंद नहीं करता है। दालों में मूंग और अरहर सबसे ऊपर है, वो भी हींग के तड़के के साथ। मूंग दाल को तो आयुर्वेद में दालों की रानी कहा गया है। ये सबसे आसानी से पचती है और हींग अपने आप में एक बेहतरीन वातानाशक है। सब्जियों की लिस्ट भी दिलचस्प है। लौकी, परवल और सहजन यानी ड्रमस्टिक पर तो खास तौर पर लिखा है कि ये वात रोगों के लिए अमृत समान है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, सहजन की तासीर गर्म होती है, समझ आता है, लेकिन लौकी और परवल तो ठंडी तासीर के माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये आयुर्वेद की गहराई को दिखाता है। यहाँ सिर्फ गर्म और ठंडा नहीं देखा जाता, बल्कि सुपाच्य यानी पचने में आसान होना भी देखा जाता है। लौकी और परवल भले ही शीतल हो, पर वो पचने में बहुत हल्की होती हैं और आंतों में रूखापन पैदा नहीं करती। वो शरीर को हाइड्रेट करती हैं। जबकि सहजन अपनी गर्म तासीर और प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण सीधे सीधे वात के ठंडेपन और सूजन पर काम करता है। सोचिए, आज विज्ञान एंटी इन्फ्लामेटरी की बात करता है। आयुर्वेद हजारों साल पहले कह रहा था कि सहजन खाओ क्योंकि वात की ठंडक और सूजन की जड़ पर काम करता है। और घी तेल की बात तो होनी थी। गाय का घी और तिल का तेल, ये तो सीधे सीधे वात के रूक्ष गुण का जवाब है। बिल्कुल। वात के रूखेपन का सबसे अचूक इलाज है स्नेहन यानी चिकनाई देना। जब हम भोजन में घी और तिल के तेल का सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हम शरीर को अंदर से ल्यूब्रिकेट कर रहे होते हैं। ये आंतरिक स्नेहन है। मसालों में भी देखिए, सौंठ मतलब सूखा अदरक, अजवाइन, मेथी, हल्दी, ये सभी गर्म तासीर के हैं और पाचन को सुधारते हैं, जो वात संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई उन चीजों की बात जो मदद करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या नहीं करना है ये जानना ज्यादा जरूरी होता है। तो अपथ्य यानी किन चीजों से बचना है उसकी लिस्ट देखते हैं। और ये लिस्ट आज की जीवन शैली की कई आदतों पर सीधा सवाल उठाती है। सबसे पहले ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सीधे शरीर में जाकर वात के शीत गुण को बढ़ाते हैं। बासी भोजन भी वात को बढ़ाता है क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा कम हो जाती है और वो पचने में भारी हो जाता है। अनाज में मैदा, बेसन और चने की दाल से परहेज बताया गया है और सब्जियों में भिंडी, अरबी, कटहल और बैगन को मना किया गया है। इसका क्या तर्क है? ये सभी चीजें अपनी प्रकृति में रूखी और भारी होती हैं। मैदा और बेसन आंतों में चिपकते हैं और गैस बनाते हैं। चना भी वात को बढ़ाता है, इसीलिए कहते हैं चना बादी होता है। इसी तरह भिंडी, अरबी, बैंगन जैसी सब्जियां भी शरीर में रूखापन और जकड़न पैदा करती हैं। और खट्टी चीजों का क्या? दही, खासकर रात में, इमली और अचार। मैंने सुना है कई लोग रोज रायता खाते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या ये नियम सिर्फ वात प्रकृति वालों के लिए है? ये एक और बेहतरीन सवाल है। देखिए, आयुर्वेद व्यक्ति की प्रकृति पर बहुत जोर देता है। जिसकी पाचन अग्नि बहुत तेज है वो शायद दही को पचा ले, लेकिन एक सामान्य नियम के तौर पर दही की तासीर ठंडी होती है और ये शरीर के सूक्ष्म चैनल्स में रुकावट पैदा करता है। रात के समय हमारी पाचन शक्ति वैसे भी कम होती है। ऐसे में ठंडा, भारी और रुकावट पैदा करने वाला दही वात को असंतुलित करने का एक बड़ा कारण बन सकता है, खासकर उन लोगों में जिनकी प्रवृत्ति वात की तरफ है। तो कुल मिला के खानपान का सार ये है कि गरम, ताज़ा, सुपाच्य और चिकनाई वाला भोजन करें और ठंडी, बासी, रूखी और गैस बनाने वाली चीजों से दूर रहें। ये सुनने में जितना सरल है, करने में शायद उतना ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। ये बस अपनी आदतों के प्रति थोड़ा जागरूक होने की बात है।
खानपान से आगे बढ़ते हैं। हमारे नोट्स में ऋषि वाग्भट का जिक्र है, जो कहते थे कि वात रोगों के 2 सबसे बड़ी दवा हैं बस्ती और स्नेहन। बस्ती को तो एक पंचकर्म प्रक्रिया बताया गया है, जो शायद हर कोई घर पर नहीं कर सकता। सही कहा, पर बस्ती के बारे में 1 मिनट बात करना जरूरी है ताकि हम आयुर्वेद के अप्रोच को समझ सकें। बस्ती को आयुर्वेद में वात रोगों की आधी चिकित्सा माना गया है। ये एक तरह का औषधीय एनिमा है जो सीधे बड़ी आंत में काम करता है, जिसे आयुर्वेद में वात का मुख्य स्थान माना गया है। हम इस पर विस्तार में नहीं जाएंगे, पर यह समझना जरूरी है कि आयुर्वेद दर्द वाली जगह के साथ साथ समस्या की जड़ पर कैसे काम करता है। ये दिलचस्प है। तो ये तो हुई क्लिनिकल प्रक्रिया, लेकिन स्नेहन को घर पर कैसे अपनाया जा सकता है? स्नेहन का सबसे सरल और असरदार रूप है अभ्यंग, यानी तेल से मालिश। नोट्स में साफ लिखा है कि जोड़ों पर महानारायण तेल या सादे तिल के तेल से हल्के हाथ से मालिश करनी चाहिए। ये सिर्फ मांसपेशियों को आराम देना नहीं है। तो फिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जब हम गर्म तेल से त्वचा पर मालिश करते हैं तो त्वचा के रोम छिद्रों से तेल शरीर में गहराई तक जाता है। यह सीधे तौर पर वात के रूक्ष और खर यानी रूखे और खुरदुरे गुणों को शांत करता है। यह त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों को पोषण और चिकनाई देता है। यह बाहरी स्नेहन है जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे घी शरीर में आंतरिक स्नेहन करता है। मालिश के बाद स्वेदन का भी जिक्र है, ये क्या है? स्वेदन का मतलब है सिकाई। गर्म पानी की बोतल से नमक या बालू की पुतली बनाकर सिकाई करना। इसका तर्क भी वात के गुणों से ही जुड़ा है। वात का एक गुण है शीत यानी ठंडापन, जो शरीर में जकड़न और अकड़न पैदा करता है। स्वेदन की गर्मी उस ठंडेपन को काटती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और जोड़ों को लचीला बनाती है। अच्छा, तो पहले अभ्यंग यानी मालिश से रूखापन दूर किया और फिर स्वेदन यानी सिकाई से ठंडेपन को। बिल्कुल, ये तो अपने आप में एक पूरी थेरेपी हो गई। बिल्कुल। और आयुर्वेद में हमेशा अभ्यंग के बाद स्वेदन की सलाह दी जाती है। गर्मी से रोम छिद्र और खुलते हैं और तेल और भी गहराई तक पहुंच पाता है, जिससे वात पूरी तरह शांत होता है। जीवन शैली में योग की क्या भूमिका है? अक्सर लोग दर्द में योग करने से डरते हैं। और डरना सही भी है अगर वे मुश्किल आसन करने की कोशिश करें। स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से सूक्ष्म व्यायाम की बात की गई है, जैसे जोड़ों को धीरे धीरे गोल घुमाना, जॉइंट रोटेशंस, उंगलियों को खोलना बंद करना। इसका मकसद जोड़ों पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उनमें गतिशीलता बनाए रखना और लुब्रिकेशन को बेहतर करना है। इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम की सलाह दी गई है। यह नाड़ी तंत्र को शांत करता है और वात के चल यानी चंचल गुण को नियंत्रित करता है, जो तनाव और चिंता से बढ़ता है। नोट्स के आखिर में कुछ औषधियों के नाम भी हैं, जैसे त्रिफला, गुगुलू और योगराज गुगुलू। ये काफी जाने पहचाने नाम है। हाँ, ये बहुत प्रभावी औषधियां हैं जो सूजन और दर्द कम करती हैं और वात को संतुलित करने में मदद करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है जो हमारे नोट्स में भी लिखी है, और वो ये है कि इन्हें बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति की प्रकृति, रोग की अवस्था और शरीर की जरूरतें अलग होती हैं। एक दवा जो किसी के लिए अमृत है, वो दूसरे के लिए समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए जानकारी रखना अच्छा है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना चाहिए। इलाज हमेशा एक योग्य वैद्य की देखरेख में ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही जिम्मेदाराना सलाह है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये समझ में आता है कि आयुर्वेद के हिसाब से जोड़ों का दर्द सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरे शरीर में वात के गुणों, खासकर रूखेपन और ठंडेपन के बढ़ने का एक संकेत है। और इसका समाधान भी उतना ही समग्र है। ये सिर्फ गोली खाकर दर्द दबाने के बारे में नहीं है। ये अपने आहार और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके उन बढ़े हुए गुणों को शांत करने के बारे में है। रूखेपन के लिए घी तेल, ठंडेपन के लिए सिकाई और गर्म भोजन, ये कारण और प्रभाव का सीधा विज्ञान है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। हमने बात की कि वात बढ़ जाने पर क्या करें, लेकिन क्या हमारी आज की जो भाग दौड़ भरी, अनियमित और तनावपूर्ण जीवन शैली है, वो खुद ही वात के चंचल और सूक्ष्म गुणों को लगातार नहीं बढ़ा रही? हम हर वक्त मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिमाग हर समय चालू है। आपने मुद्दे की जड़ पकड़ ली है। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना, हड़बड़ी में खाना और सबसे बढ़कर मानसिक तनाव, ये सभी वात के चल यानी चंचल गुण को
चरम पर ले जाते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हर समय फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है, जो कि वात का ही एक रूप है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि शायद असली इलाज लक्षण दिखने के बाद नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले शुरू होता है। क्या हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा धीमा, थोड़ा और स्थिर बनाकर इस समस्या को पैदा होने से ही रोक सकते हैं? शायद असली रोकथाम हमारी दिनचर्या को वात के चंचल गुणों के विपरीत, यानी नियमित और शांत बनाने में छिपी है।